अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 का आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं। वो है हमारा कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस कल हमने पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि जो सीड है उसको जर्मिनेट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए दोनों तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन जो हैं वो जो हैं यहाँ पे लागू होती हैं कि कौन कौन सी वो चाहिए। अगर हम इंटरनल कंडीशंस की बात करें तो जो लाइव एम्ब्रियो है या जो एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर उसको सही सलामत और ज़िंदा होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, लिविंग हो, वो कोई भी उसको डैमेज ना हो, किसी तरह नुकसान ना पहुंचा हो। इसके अलावा सफिशेंट स्टोरेज ऑफ फूड, यानी उसका जो कोटिलेडन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मकदार में जो है फूड होनी चाहिए जिसको एम्ब्रियो इस्तेमाल कर सके और फिर आगे वो जो है अपने स्ट्रक्चर में अपने प्लोमेल से जो हमारा शूट और रेडिकल से रूट वगैरह उस चीज़ को यूज़ करते हुए वो पहले स्ट्रक्चर जो है वो निकल सके। फिर कुछ एक्सटर्नल कंडीशन है, यानी जो इन्वायरमेंट से कंडीशन चाहिए होती है वो कौन कौन सी है। तो एक तो चाहिए वाटर, फिर दूसरे नंबर पे क्या ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पे क्या चाहिए होता है टेम्परेचर, ये होने चाहिए। अब वाटर किस लिए चाहिए, अब देखें जो एम्ब्रियो के पास या सीड के अंदर अपना वाटर होता है वो कहते हैं वो कम मिकदार में होता है, वो इतना इनफ नहीं होता कि जो सीड उसको यूज़ करते हुए ग्रो कर सके, जर्मिनेट कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो वो कहते हैं ये पानी जो होगा, जैसे देखिए इसकी ये भी ले सकते हैं कि जब हम सीड में बीज वगैरह बोते हैं तो क्या किया जाता है, उसके बाद फसल को वहाँ पे पानी लगाया जाता है। अब वो पानी क्यों ज़रूरी होता है, टू ब्रस्ट द सीड कोट। एक तो जो सीड कोट है ब्रस्ट करे, सीड कोट ब्रस्ट करेगा तो उसमें से जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो निकल सकेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी वहाँ पे चाहिए होता है ताकि एम्ब्रियो पूरी तरह उसमें इम्बिब्ड हो जाए, यानी पूरी तरह सोक अप हो जाए। तो एक तो इसके लिए पानी चाहिए। फिर जो फूड अंदर कोटिलेडन के पड़ी हुई है उसकी डाइजेशन के लिए भी हमें वाटर चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो और फिर जो है एम्ब्रियो उसको इस्तेमाल करते हुए आगे जो है उससे सीडलिंग वगैरह निकाल सके। फिर जो इन्वायरमेंट से यानी एक्सटर्नल जो कंडीशन उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, रेस्पिरेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो जो है जो फूड पड़ी हुई है उसको ब्रेक डाउन करेगा, रेस्पिरेशन होगी तो उससे एनर्जी निकलेगी और हम उसको और जो सीड है वो आगे एम्ब्रियो उसको यूज़ करेगा आगे जर्मिनेट होने के लिए। फिर टेम्परेचर चाहिए होता है। अब जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मुख्तलिफ सीड्स के लिए मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है और मोस्ट प्लांट के लिए जो होता है जिसमें वो जर्मिनेट कर जाते हैं वो है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होता है एक ऑप्टिमम जिसपे ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो जर्मिनेट उनके जो सीड हैं वो कर जाते हैं। तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड का टॉपिक है। नेक्स्ट हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या एनिमल में शुरू करेंगे और उसमें हमारा जो आज पहला टॉपिक है क्लास वो है गमीटोजेनेसिस। अब गमीटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गमीट, यानी जब गमीट बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गमीटोजेनेसिस। अब गमीट्स होते हैं दो तरह के, एग और स्पर्म। फिर आगे इनकी दो टाइप्स हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इन ओवरी इज कॉल्ड ओजेनेसिस, यानी ओवरी के अंदर जो एग सेल बनेंगे, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी उसके अंदर जब फीमेल सेल जो कि एग सेल हैं वो बनेंगे तो उसको हम बोलेंगे ओजेनेसिस, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ हम देखें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या उसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म बनेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, इन फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवरी and formation of sperm in testis is called gametogenesis। अच्छा, अब यहाँ पे oogenesis का पहले प्रोसेस है, यानी एग सेल कैसे बनते हैं। तो एग सेल ओवरी के अंदर बनते हैं। ओवरी के अंदर एक डिप्लॉयड मदर सेल ओवरी से ही, ओवरी की आउटसाइड वॉल वहाँ से निकलता है और वहाँ से वो निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा फोलिकल। क्या बनेंगे स्ट्रक्चर, फोलिकल। और फोलिकल्स के अंदर फिर बहुत से ओगोनिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर माइटोसिस जब होगी फिर उस सेल के अंदर तो क्या बनेंगे, ओगोनियम बनेंगे। अब ये बन गया पहला स्ट्रक्चर जो माइटोसिस से बना है और ये है ओगोनियम। फिर ओगोनियम में माइटोसिस हुई मजीद और बना प्राइमरी ओसाइट। क्या बना, प्राइमरी ओसाइट। अब ये भी माइटोसिस से बना है तो ये भी डिप्लॉयड होगा। इस प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगी, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट हुई तो दो चीज़ें बनी है, दो सेल बने यहाँ पे, अब वो दोनों हेप्लाइड बने हैं क्योंकि मियोसिस हो रही है।
स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी ओसाइट बना है। एक जो बड़ा एक सेल बनेगा वो होगा सेकेंडरी ओसाइट, और फिर एक स्मॉल सेल यहाँ बनेगा जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा, अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी एक ऐसी चीज़ होती है जो आगे ग्रो नहीं करेगी, बाद में इसमें डिसॉल्व हो जाना या कुछ भी, आगे ये सेल में ग्रो, एक सेल में ग्रो नहीं करती है, ये स्मॉलर इन साइज है। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें मेयोसिस सेकंड होगी, इसमें पोलर बॉडी में आगे मेयोसिस सेकंड हो ना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेन जो हमने जिसको लेके चलना है ये वो सेकेंडरी ओसाइट से लेके चलेंगे। तो सेकेंडरी ओसाइट में क्या होगी, मेयोसिस सेकंड होगी, तो दो चीज़ें बनेगी, एक जो होगा स्मॉलर सेल बनेगा जो होगी सेकंड पोलर बॉडी, और एक लार्जर वन बनेगा वो क्या होगा हमारा ओव्यूम या एग। इस तरह एक टाइम पे जब एक सेल में प्रोसेस हुआ तो एक ही मैच्योर एग नॉर्मल कंडीशन में जो होता है प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ओजेनेसिस का कि किसी तरह एग सेल बन रहा है। फिर जो हम दूसरी तरफ पढ़ें तो हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन। तो टेस्टिस के अंदर बहुत सी क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिस तरह ये क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स मैंने बनाए, इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। सबसे पहले एक डिप्लॉइड मदर गमीट सेल उठता है, वो बनाता है, माइटोसिस होती है और वहाँ वो बनाएगा बहुत से स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनियम। अब क्योंकि ये माइटोसिस बने हैं तो ये क्या होंगे, ये 2n होंगे। इसमें मज़ीद जो आगे होगी क्या होगी, माइटोसिस होगी, तो दूसरा सेल बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस फर्स्ट होनी है, और मेयोसिस फर्स्ट होगी तो इस दो सेल बनेंगे जिनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो है दोनों 1n, ये भी 1n होंगे क्योंकि मेयोसिस हुई है इनके अंदर भी। अब इनके अंदर जो है आगे मेयोसिस सेकंड हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मेयोसिस सेकंड हुई, और आगे 4 सेल बने हैं हमारे पास। वो 4 सेल जो हैं उनको हम बोलेंगे स्पर्माटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्माटिड्स। अब ये जो स्पर्माटिड्स हैं ये नॉन मोटाइल हैं, यानी बन तो चुके हैं स्पर्म, ये नॉन मोटाइल हैं। अब इनके अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे और फिर ये बन जाएंगे मोटाइल स्पर्म। स्पर्म को मोटाइल होना चाहिए क्योंकि स्पर्म ने मूव करके एग सेल के पास जाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अब देखिए इसके अंदर चेंजेस कौन कौन सी आती हैं। एक तो इसके ऊपर ये इसका एक्रोसोम, इसका ग्लैंड है जहाँ से एंजाइम रिलीज करेगा। फिर ये दूसरा एक हेड है, फिर इसका ये न्यूक्लियस भी श्रिंक हो जाता है, फिर ये इसके ऊपर नेक आ जाती है, और ये इसका माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है। ठीक है, ये रिंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, और फिर ये इसके नीचे पीछे टेल बन जाती है इसको मूव करवाने के लिए। तो ये जो स्पर्माटिड्स था उसमें चेंजेस आई हैं और ये बन गया हमारे पास मोटाइल स्पर्म बन गया है ये वाला। क्या क्या चेंजेस आई, एक ये एक्रोसोम ग्लैंड है, ठीक है, ये एंजाइम रिलीज करता है। ये जैसे ही एग सेल के पास जाता है तो अपने इस हिस्से से एग के कोट को जो क्या करेगा, डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिर ये इसके नीचे हेड है और हेड के नीचे न्यूक्लियस, अपना हर सेल का न्यूक्लियस होता है तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होगा। फिर ये नेक होगी और फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है, और ये नीचे क्या बनाई हुई इन्होंने, टेल बनाई हुई है। अब ये स्पर्म मोटाइल हो चुका है। ये मैंने एक बनाया है, लेकिन इस तरह ये 4 आगे चारों के चारों मैच्योर होके टेल बनाएंगे अपनी और सारी चेंजेस लाएंगे। अब ये स्पर्म मूव कर सकते हैं और एग सेल के पास जा सकते हैं। तो इस तरह ये आपका दोनों प्रोसेस जो कंप्लीट हो गए, इसको आप लोगों ने समझ के अच्छी तरह से करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। डायग्रामेटिकली करना है आप लोगों ने, डायग्राम ज़रूर बनानी। जब डायग्राम बना लेंगे तो आपको ओवरऑल बाकी लेक्चर भी समझ जो है आ जाएगा। पहले डायग्राम बनाएंगे, उसको लिखेंगे और फिर साथ साथ दूसरा जो है नीचे डिटेल लिख देना। ओके क्लास, अल्लाह।